हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने आपके साथ 3 टॉपिक शेयर किए थे टेलीग्राम ग्रुप में, सो चलिए उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज, दिस वाज द न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू दैट देयर इज नो प्रोग्रेस ऑन यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन, सेज फॉर्मर एम्बेसडर। तो हमें इसमें दो एस्पेक्ट्स को देखना होगा। पहला, कि आखिर क्या जरूरत है यूएनएससी के एक्सपेंशन के लिए, व्हाट इज द नीड। एंड सेकंड, कि इंडिया का केस क्यों एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि इंडिया को इसमें इंक्लूड करना चाहिए यूएनएससी एज अ परमानेंट मेंबर। सो चलिए पहले देखते हैं कि जरूरत क्यों है। द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट फॉर रिफॉर्म सेंटर ऑन द नीड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। अब यूएनएससी जब बना था उसका मेन गोल क्या था कि वर्ल्ड में वॉर नहीं होने देनी है, पीस मेंटेन करना है। पर क्या ये इफेक्टिव रहा? इसमें यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, ठीक है। उसके बाद गाजा में इसराइल असॉल्ट देख लिया हमने। ओवरऑल वर्ल्ड ओवर टेररिज्म के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, राइट। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 5 कंट्रीज यहाँ पे वीटो होल्ड करके बैठी हैं, फ्रांस, ब्रिटेन। ये दोनों यूरोप से आती हैं, रशिया वो भी हाफ यूरोप से आता है। यूरोप का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, Brazil, Argentina, Chile, all these countries are now important because of the use of critical minerals। और इनके पास बहुत ह्यूज एसेट है। ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उसी तरह कंट्रोल करने का पोटेंशियल रखते हैं जैसे कि वेस्ट एशिया ने ऑयल इकोनॉमी को कंट्रोल किया था। बट सदर्न अमेरिकन हैव नो रिप्रेजेंटेशन। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ह्यूज पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, देखिए, बट इमेंस पॉवर्टी एंड कन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है, सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट वहीं होते हैं, नहीं है रिप्रेजेंटेशन। अकाउंटेबिलिटी, जब आप फेल होते हो टेररिज्म को रोकने में, जब आप फेल होते हो वॉर को रोकने में, या फिर किसी को जेनोसाइड के लिए पनिश करने में, तब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती इस पे कि आप अपने फेलियर के लिए किसको जवाब देंगे। ओके, तो चलिए वन बाय वन सारे पॉइंट्स को एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन, P5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। 3 यूरोप से आ जाती हैं, एक यूएस और चाइना, ठीक है। देर इज नो रिप्रेजेंटेशन फॉर साउथ अमेरिका, देर इज नो रिप्रेजेंटेशन फॉर अफ्रीका। दिस इज a serious issue, बिकॉज यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 1945, दैट इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू की रियलिटी को। जबकि हम आज की रियलिटी को ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आज की रियलिटी ये है दैट इंडिया इज नाउ ए बिगर इकोनॉमी, बिगर मिलिट्री पावर एज वेल, राइट। द प्रॉब्लम इज दैट अफ्रीका इज ए जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट, राइट। दे नीड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज, यहाँ पे हमें रीजनल बैलेंस देखने को नहीं मिलता। इसमें यही सब बातें आ जाएंगी कि यूरोप का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, राइट। कमिंग टू इंडिया, हम लोग पीस कीपिंग में बहुत ज्यादा अपनी फोर्सेस को देते हैं, चाहे वो सूडान हो या कहीं भी हो। ठीक है? हम लोग पीस कीपिंग मिशन में अपनी फोर्सेस देती हैं स्टार्टिंग से, आज से नहीं, सिंस 1945 जब से कोरिया पेनिनसुला में वॉर शुरू हुई थी तब से हमने पीस कीपिंग में अपने एफर्ट्स दिए हैं। उसके बाद भी इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन उतना ज्यादा नहीं मिला है, ठीक है। इवन ओवरऑल भी इंटरनेशनल अफेयर में शायद एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसको न्यूट्रल माना जाता है, बट वो P5 में है नहीं। और P5 में जो 5 कंट्रीज बैठी हैं वो बटी हुई हैं, उनकी आइडियोलॉजीज क्लियरली डिमार्केटेड है। नेक्स्ट इज वीटो पावर। नाउ वीटो पावर इज मेन इशू बिकॉज अगर हम यूएन चार्टर में कोई चेंजेस करना भी चाहें, ठीक, इसमें अगर हम कोई चेंजेस भी करना चाहें कि डिसीजन मेकिंग में इसकी कुछ प्रोसेस में चेंजेस किए जाएं, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें पूरे P5 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर 5 में से एक भी कंट्री उसको वीटो कर देती है देन दैट इज अ प्रॉब्लम है। तो ये जो वीटो पावर है इसने डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा डिले किया है, ये किसी भी तरह की रिफॉर्म नहीं होने देता, ठीक? और इसी वजह से इसकी जो फंक्शनिंग है उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता है। देन नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगेन रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है, और 5 कंट्रीज वीटो लेके बैठी है, तो डिसीजन मेकिंग में उतनी एफिशिएंसी हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म किया जाए ताकि इसकी जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है उसको बेटर बनाया जा सके, उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके टुवर्ड्स दी प्रेजेंट डेज प्रॉब्लम, राइट, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्लिक्ट, ऑफ राइजिंग टेररिज्म, ऑफ राइजिंग सेपरेटिज्म। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो अब यही आर्टिकल था, न्यूज आर्टिकल, जिस वजह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने यही कहा
कि देखिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो ग्रुप था, आज उसकी हमें लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। राइट, आज हमें इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाई गई है जहां पर हर पार्टी अपना केस कर सकती है या अपने व्यूज रख सकती है एटलीस्ट कि, और इंडिया भी वहां पे अपना केस रखता रहता है कि वाई वी डिजर्व टू बी ए मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। राइट, सो अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो बस यही निकल के आता है कि इसको एनलार्ज करने की जरूरत है। बट फिर उसमें पॉइंट्स आते हैं कि अगर हम एनलार्ज कर देते हैं तो फिर उसकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सपोज कि हम लोग जो आज हमारे जो G4 ग्रुप्स हैं, राइट, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, ये आपको पता ही होगा ऑब्वियसली अब तक तो, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील एंड जापान, ये जो चार ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं जापान क्या करेगा, वो वेस्ट और यूएस यानी यूएस, यूके और फ्रांस, उनकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट रखेगा। जर्मनी अगेन जो यूरोप का रिप्रेजेंटेशन है उसको और ज्यादा ओवर रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ऑलरेडी वहां 3 कंट्रीज हैं यूरोप से। ब्राजील, ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है क्योंकि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है एक भी। ठीक है, और इंडिया का बनता है बिकॉज कि बहुत ही एक न्यूट्रल कंट्री है जो किसी भी हमेशा इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करती है। अभी हम इस पे आएंगे कि इंडिया का केस क्यों बनता है। सो दिस फैक्ट इज दैट डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट ऑन नीड फॉर रिफॉर्म, ये सब मानते हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म किस तरह से हो। ठीक है, क्या जो 4 मेंबर और ऐड होना चाहते हैं क्या इनको भी वीटो दे दिया जाए, या वीटो का यूज ही खत्म कर दिया जाए, या उसकी यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ओके, तो ये तो सब मानते हैं कि यस देयर इज नीड फॉर रिफॉर्म, क्योंकि 1945 से आज आगे वर्ल्ड काफी आगे आ चुका है। बट किस तरीके से होना है रिफॉर्म, दैट इज चैलेंजिंग पार्ट। अचीविंग इट इज चैलेंजिंग ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ अमेंडिंग द यूएन चार्टर, और यूएन चार्टर को अमेंड करने के लिए हमें कंसेंट चाहिए 2/3 ऑफ जनरल असेंबली मेंबर एंड ऑल P5 मेंबर। Each P5 member has its own interests and reasons for maintaining the status quo, making consensus difficult to achieve। ठीक है, जैसे इंडिया को और जापान को चाइना नहीं आने देना चाहता। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इंडिया का केस क्या है। द कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और देखिए इसी तरीके से फ्रेम होके आएंगे क्वेश्चन, यही चीज मैं आपको क्वेश्चन में देता और आपसे कहता आप आंसर लिख दीजिए, आई विल इवैल्यूएट। बट उसमें आपको वो क्वालिटी नहीं आएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मेंस के थ्रू और न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू हम लोग अपने आप को कंटेंट वाइज एनरिच कर लें, प्रैक्टिस कर लें फॉर्मेट बनाने की, उन डायमेंशन से सोचने की, तब जाके आप तैयार होंगे मेंस के लिए। जैसे हमने यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ग्रुप, तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में कुछ प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, यही न्यूज़पेपर में आया था। इसी तरह से न्यूज़पेपर से हमें अपने कंटेंट को एनरिच करते हुए चलना है विदाउट गोइंग टू मच इनटू ऑल दोस ट्रक लोड ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। चलिए अब जरा ना एक बार थोड़ा खुद से सोचिए पहले कि इंडिया का केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या फैक्टर्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 चीजें दिमाग में आएंगी आपके, एक डेमोग्राफी और दूसरी इकोनॉमी। ठीक, डेमोग्राफी वाइज हमारी पॉपुलेशन आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट हो चुकी है, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है इसमें। आप वर्ल्ड की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट नहीं रख सकते, एंड डेमोक्रेसी वाइज भी वी आर द लार्जेस्ट। हमारे यहाँ कभी अफ्रीका या पाकिस्तान की तरफ खूब देखने को नहीं मिल रहा है, हम लोग बहुत स्मूथ, हमारे यहाँ पावर ट्रांजिशन हो जाता है। ओके, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं हम लोग। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी वाइज भी हम लोग बहुत स्ट्रांग है, और हमारी पॉपुलेशन भी ऐसी है कि इसके इंटरेस्ट को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 1.3 बिलियन है, हमारी अकेले की 1.4 बिलियन है। राइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पावर। Now, economic power is because we are on a right track to become third largest economy, right? This is one thing. Second is we have almost the biggest market in the world. ठीक है, जिसके साथ हर कंट्री डील करना चाहती है, जिसमें हर कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है। तो जब भी वर्ल्ड ओवर जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो वर्ल्ड के रूल मेकिंग पावर जो है, उसमें इंडिया को शेयर मिलना चाहिए। राइट, दैट इज सेकंड थिंग। ठीक है, ट्रेड में भी हम लोग अच्छा खासा शेयर रखते हैं, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस सेक्टर का हो। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है इंडिया का आज। नेक्स्ट इज रीजनल स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस। अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इंडो पैसिफिक रीजन में, वर्ल्ड ओवर। ठीक है, चाइना इज वन फैक्टर, दैट इज ओके। ठीक है, दूसरा पायरेसी इज अनदर फैक्टर। पूरा जो हमारा अरेबियन सी से लेके तो ओमान तक है। ठीक है, हाउदी रेबल से कहाँ परेशान किया था, रेड सी से लेके पूरा, फिर सोमालियन पायरेट्स का, और वहां से फिर इंडिया की तरफ। ठीक है, तो पूरा जो इंडियन ओशियन रीजन है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है। वर्ल्ड का 90% ट्रेड बाय वॉल्यूम यहीं से पास होता है।
तो इस रीजन में कोई न्यूट्रल रहते हुए, बिना एग्रेसिव होते हुए अगर इंश्योर कर सकता है पीस, तो वो कौन कर सकता है? इंडिया ही कर सकता है पूरे इंडियन ओशन रीजन में, राइट? एंड अगेन पैसिफिक में जो चाइना का असर्शन है, उसको भी रोकने के लिए अगर दूसरी कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलायबल पार्टनर मिल सकता है, तो वो पार्टनर भी इंडिया ही है। हम लोग नहीं दबाते कभी अपने से छोटी कंट्रीज को या इस तरह की कोई भी चीज को, राइट? सो दैट इज वन केस कि इंटरनेशनल ऑर्डर को अगर अपहोल्ड करना है, तो उसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस पूरी रीजन स्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस जो कंट्री रखती है वो इंडिया है। पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सूडान से लेके तो लगभग हर कंट्री में हमने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं। ठीक है, और गोल क्या है? टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस, ठीक है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉज, राइट? ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न, अब चाहे ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न टेररिज्म को लेकर हो, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स को लेकर हो, इंटरनेशनल लॉ। जैसे चाइना नहीं मानता, हम मानते हैं। यूएन क्लॉज ने हमारे खिलाफ जजमेंट दिया, बांग्लादेश के फेवर में दिया, भी एग्रीड। चाइना के खिलाफ जजमेंट दिया फिलीपींस के फेवर में, चाइना ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते। ठीक है, तो वर्ल्ड ओवर भी उसके बाद अभी आपने देखा होगा, अगेन यहाँ पे भाई अपने न्यूज़पेपर से कंटेंट ऐड करते चलिएगा। ठीक है, जैसे नेवी, हमारी इंडियन नेवी ने कई ऑपरेशन परफॉर्म किए अभी अगेंस्ट दी हाउदी रेबल्स। ठीक है, अरेबियन सी में हमने कई शिप्स को बचाया था, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तानी शिप्स ऑल्सो, राइट? तो ये दिखाता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इंडिया कितना कंसर्न है। तो फिर उसको पावर में भी शेयर मिलना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोर्ट फॉर मल्टीलैटरलिज्म, वी ऑलवेज स्टूड फॉर मल्टीलैटरलिज्म। जब वर्ल्ड बायपोलर की तरफ था, तब भी हमने कहा कि नहीं, किसी के साथ अलाइन नहीं होना है। अब जब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, सब कुछ यूएसए के डोमिनेंस में आ गया, तब भी हमने कहा नो, देयर शुड बी मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, एवरी कंट्री शुड अबाइड बाय द इंटरनेशनल लॉ। कि किसी एक कंट्री के पास वर्ल्ड की रूल मेकिंग पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था, वी क्रिटिसाइज्ड इट, जबकि यूएसएसआर ने कुछ साल पहले, 8 साल पहले हमारी मदद की थी 1971 वॉर में, राइट? जब हमारे यूएसए ने इराक पे हमला किया, तब अगेन भी क्रिटिसाइज्ड इट कि यूएन ने सैंक्शन नहीं दिया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन नहीं दिया था, बट अमेरिका ने फिर भी इराक पे हमला कर दिया था, जबकि नॉर्म्स ये था कि सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन मिलना चाहिए। जब अफगानिस्तान पे इन्वेड किया था आफ्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका ने, तब P5 कंट्रीज ने बिल्कुल सैंक्शन दिया था, लेकिन इराक पे सैंक्शन नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर इसलिए कि एक तरफ है 3 कंट्रीज, यूएस, फ्रांस, यूके, दूसरी तरफ है 2 कंट्री, चाइना, रशिया। कुछ बैलेंस नहीं है बीच में, दोनों के बिल्कुल इंटरेस्ट अलग हैं। ठीक है, ये दो हैं, ये वेस्ट एशिया में अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रांग बना रही हैं, ये ईरान के साथ नेगोशिएट करती हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ भी नेगोशिएट करती हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ है यूरोप की कंट्रीज, जो भी करती हैं हमेशा एंटी रशिया और एंटी चाइना को दिमाग में रखते हुए। तो आपका हाउस ऑलरेडी डिवाइडेड है यहाँ पर। देर इज नो कंट्री दैट कैन एक्ट एज अ ब्रिज, देर इज नो कंट्री दैट कैन एक्चुअली बैलेंस द पावर डायनेमिक्स। ठीक है, तो उसके लिए जरूरत इंडिया की ही पड़ेगी यहाँ पर। हिस्टोरिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, तो अगेन कोरियन वॉर के टाइम भी इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस गई थी, राइट? और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में हमने क्या कहा कि आपको यूक्रेन रशिया वॉर का जो भी सॉल्यूशन निकालना है, वो डिप्लोमेटिक थ्रू टॉक्स निकालिए। ठीक है, और नाटो क्या कर रहा है? वो हथियार दे रहा है यूक्रेन को कि लो लड़ो। ठीक है, टॉक्स की बात ही नहीं करता। इंडिया ने क्या कहा? दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हम बिल्कुल अबाइड करते हैं, पहले भी करते थे, हिस्टोरिकल जब से बना है तब से भी, और आज भी करते हैं। ब्रॉड इंटरनेशनल सपोर्ट, तो चाहे एशियन कंट्रीज को ले लीजिए या अफ्रीकन कंट्रीज को ले लीजिए, ठीक है, दिस अ ब्रॉड सपोर्ट कि यस, इंडिया शुड बी मेंबर ऑफ दिस, क्योंकि वही है जो ग्लोबल साउथ की वॉइस रेज करता है। ठीक, चाइना है तो वो आजकल क्या है कि ट्रेड में जितना आगे निकल गया है, ऑलमोस्ट डेवलप की तरफ बढ़ चुका है, तो वो ट्रेड नॉर्म्स उस तरीके से नेगोशिएट करता है, वो नहीं ध्यान रखता फिर अफ्रीकन कंट्रीज की क्या नीड है। वो बस ये सोचता है कि मुझे अब किस तरफ जाना है, मुझे ई कॉमर्स की तरफ जाना है, ठीक है, मुझे डेटा सिक्योरिटी की तरफ जाना है, वो उस तरफ सोचता है। ठीक है, वो लेबर लॉज हमारे कैसे होने चाहिए, लेबर नॉर्म्स एंड ऑल, अफ्रीकन कंट्रीज, छोटी कंट्रीज के, वो चीज दिमाग में नहीं रखता। तो ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वगैरह हम करते रहते हैं। ठीक है, अफ्रीका के साथ हमारी गुडविल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, राइट? तो एक ब्रॉड इंटरनेशनल सपोर्ट है, इवन G4 कंट्रीज के अमंग भी सपोर्ट है, ब्राजील, जापान, जर्मनी, दे ऑल्सो सपोर्ट की इंडिया को मिलना चाहिए। So, India's demographic, economic, and political significance, along with its commitment to peacekeeping and multilateralism, make a stronger case for its inclusion as a permanent member of UNSC. Okay, that's concluding statement.
चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की तरफ आते हैं। विद फ्रेश बजटरी एलोकेशन आईटी मिनिस्ट्री लुक टू प्रोक्योर अप टू 500 जीपीयूज। ठीक है, तो इंडिया ने अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च किया था उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं वो देखेंगे। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन एम्स टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एआई टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। फर्स्ट, फोकस ऑन कोर एरियाज। यहाँ पे इंडिया ने 5 कोर एरियाज डिमार्केट किए थे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोचिए कि एआई आप जब कोई ब्रिज बना रहे हो बता देगा, ठीक है, एआई बता देगा कि ये किस किस तरह के मेटल से मिलके बना हुआ है, तो ऑब्वियसली इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी और इसको कब कब कितने कितने ईयर्स के टाइम पर इसको मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, राइट। सेकेंड इज स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 5 कोर एरियाज फाइंड किए हैं इंडिया ने, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। बाकी सब नॉर्मल है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज आर 5 कोरियाज जिन पर ये मिशन, एआई मिशन, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन एम्फेसाइज करता है कि हमें इन 5 एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें तो इसके लिए हमें जरूरी, और इंडिया हमेशा कहता भी है कि वर्ल्ड शुड एंश्योर एंड इंक्लूडिंग इंडिया कि देयर इज एथिकल यूज ऑफ एआई, एंश्योर एथिकल यूज ऑफ एआई। ऐसा नहीं कि इनोवेशन करने जा रहे हैं तो कुछ भी इनोवेशन कर लो डिस्ट्रक्टिव करने के लिए भी, ठीक है, नहीं, देयर शुड बी एथिकल यूज, ठीक है। डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे लोगों की, उनकी प्राइवेसी हार्म ना हो और ओवरऑल सिक्योरिटी मेंशन रहे, मेंटेन रहे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट। तो यहाँ पर जरूरत है हमें इस तरह की गाइडलाइंस प्रिपेयर करने की जो इंश्योर करे एथिकल यूज को along with innovation, data privacy and security को मेंटेन करे, ओके। एंड एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट। थर्ड पार्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारा गोल है दैट वी विल डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, या आप कह लीजिए कटिंग एज एआई रिसर्च की जाएगी और इसके लिए स्टैब्लिश किए जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, और उनकी फंडिंग दी जाएगी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और इनफैक्ट ये कोलैबोरेशन के थ्रू भी आएगी विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट भी किया जाएगा। स्किलिंग एंड एजुकेशन। अब जब तक हमारे पास एक वेल स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगी इस फील्ड में कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें पहली बात तो अपने जो कॉलेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके उनमें इस तरह के कोर्स लॉन्च करने होंगे, अपने जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं वहां पर इंक्लूड करना होगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को यूज कर सकते हो, राइट, या फिर जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चलते हैं इनके थ्रू हमें हमें जरूरत है पहले एक स्किल्ड वर्क फोर्स या मैन पावर तैयार करने की। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, जैसे आज एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है ना कि आजकल हर कोई अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के टीचिंग करने लगे हैं इंक्लूडिंग मी, ओके। सो इस तरह का जो एक इकोसिस्टम है वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में भी लाना होगा और वो आएगा थ्रू फंडिंग, incubators and accelerators, okay. So we need to support this growth of AI startup through funding, incubators and accelerator। अल्टीमेटली क्या करना है, हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने यहाँ पर इनोवेशन के लिए, ठीक है। अब इसके लिए चाहे हमें रिसर्चर्स प्रोवाइड करने पड़े इंस्टीट्यूट्स में, मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी पड़े, ठीक है, या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़े, क्योंकि सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है ना, उसका नेटवर्क भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑब्वियसली सीधी अकेला गवर्नमेंट या जिसको हम पब्लिक फंडिंग कहते हैं वो अकेली फंडिंग सफिशिएंट नहीं होगी, हमें जरूरत होगी कि हम लोग और ज्यादा मोबिलाइज करें प्राइवेट सेक्टर से भी, ताकि और इसके साथ साथ फंडिंग ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज भी जरूरत है हमें, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सब पार्टनरशिप के थ्रू आएगा हमारे पास। अभी और पॉइंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी स्किल्ड हो, आप कैसे रिसर्च कर लोगे। हमारे अधिकतर रिसर्चर जो फॉरेन चले जाते हैं उसका रीजन यही है, वो कहते हैं कि यहाँ पे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रिसर्च के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज देनी होंगी।
हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। ठीक है, डेटा सेंटर्स बनाने होंगे, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा आप किस पे ट्रेन करोगे अपने एआई मॉडल्स को, राइट? डेटा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ह्यूज डेटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद कई एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर अच्छी प्रॉपर, या इवन सिटीज में भी, ठीक है, हमें इसके लिए जरूरत होगी रोबस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की। ठीक है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तब जाकर हम लोग इसमें रिसर्च में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें यूज करना है फॉर सोशल गुड एज वेल। जैसे पॉवर्टी के लिए हम लोग कोई स्कीम या पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें एआई हमारी हेल्प कर सकता है कि आपकी पिछली स्कीम में ये फ्लॉज थे, आप इनको ओवरकम कीजिए और नई स्कीम आपकी कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए अगर आप पॉवर्टी रिमूवल करना चाहते हो। ठीक है, हेल्थ केयर को हम लोग और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर सकता है। या सपोज किसी पर्टिकुलर डिसीज को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे टीबी को, अब हमारे पास टीबी पेशेंट का सारा डेटा है, इंडिया के सारे, ठीक है, सपोज पूरा डेटा है हमारे पास, तो ये हमें अपनी अच्छी खासी पॉलिसी रेकमेंड कर देगा कि अब ये डेटा पे बेस्ड ये चीजें आ रही हैं, आप इसके हिसाब से प्लान कीजिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अल्टीमेटली देखिए नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, और नॉलेज जैसा कि कहते हैं हमारे यहाँ देने से बढ़ता है, उस टाइप की बातें। ठीक है, तो जरूरत है हम लोग की इंटरनेशनल में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बेस्ट रिसर्चर्स हैं, उनको अपने यहाँ बुलाएं या फिर उनके साथ कोलैबोरेट करें, लेकिन अल्टीमेटली एडवांस टेक्नोलॉजी पे साथ में वर्क करें। ठीक है, जो ग्लोबल एआई फोरम्स चल रहे हैं उनमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऑलरेडी, राइट? उसकी जरूरत पड़ेगी। रेगुलेटरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एथिकल फ्रेमवर्क, तो इसके लिए जरूरत है हमें कि पहले हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जो इंश्योर करे कि ये जो एआई टेक्नोलॉजीज हैं दे विल बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली, राइट? रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकली का मतलब ये दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। ठीक है, दे शुड बी फेयर, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दे शुड बी अकाउंटेबल। ये बायस का एग्जांपल मैंने आपको रिजर्वेशन के उससे दिया था कि अगर आप सिर्फ एआई मशीन को ट्रेन कर रहे हैं कि 1950 के आगे से, ठीक है, कि देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसे ऐसे चल रही है तब से, तो वो बायस भी देगा कि नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत है ये। लेकिन जब आप उसको पूरा शुरू से बताओगे एकदम एंशिएंट टाइम से कि हमारे यहाँ किस तरीके से कास्ट बेस्ड एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, एजुकेशन में सबको एक्सेसिबिलिटी नहीं दी गई है, तब जाकर वो एक प्रॉपर आंसर देगा आपको। आप बायस्ड डेटा दोगे या हाफ डेटा दोगे ना, तो वो बायस्ड आंसर ही देगा। फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि देखिए इवन मशीन्स तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट माना जा रहा है, वो भी ये कह रही है रिजर्वेशन बैड। नो, आपने डेटा बायस दिया है उसको, राइट? सो वो इंश्योर करना भी जरूरी है। डेटा अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, तो जब तक हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का डेटा नहीं होगा तब तक हाई क्वालिटी रिसर्च नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो हमें इसके लिए जरूरी होगी कि हम लोग डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स क्रिएट करें। ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो सिक्योर दिस डेटा एक्सेस। राइट, देन एआई एप्लीकेशन गवर्नेंस, तो वो सब आप लिख सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम कर सकता है, गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी जो है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है, ट्रांसपेरेंट बना सकता है। ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये सब कर सकता है एआई आपके लिए, तो गवर्नमेंट का काम भी आसान हो जाएगा। So overall, India's AI mission is to position the country as a global leader in AI by leveraging its technology capabilities for innovation and addressing social challenges through AI-driven solution. ओके, चलिए चैलेंजेस देख लें। तो डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात अगर हम करें, तो हमें यहाँ पे जरूरत होगी कि हम अच्छे लॉज बनाएं, अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करें जो डेटा प्राइवेसी भी इंश्योर कर सके हमारे लोगों की, और सिक्योर भी रख सके उसको, खासकर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, तो उसके लिए वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि हमें हाई स्पीड इंटरनेट से लेकर डेटा सेंटर तक बनाने होंगे। ठीक है, अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, राइट? स्किल्ड वर्कफोर्स, तो वो कोर्सेज वगैरह हमें लॉन्च करने होंगे, इंक्यूबेशन ट्रेनिंग वगैरह देनी होगी, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना होगा एंड सो ऑन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि अभी भी हमारे पास फंडिंग की दिक्कत है। ठीक है, उतने अच्छे रिसर्चर्स नहीं है हमारे पास इसमें, राइट? उतने अच्छे आप कह सकते हो कि उतने अच्छे पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं, ऐसी कोई रिसर्च नहीं की हमने कि हम लोग पेटेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा अवेल कर पाए इसमें। ठीक है, जबकि अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल लीडर्स लाइक चाइना, यूएसए वगैरह, तो हम लोग उससे काफी ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, तो हमें फंडिंग बढ़ाने की बहुत जरूरत है, अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कोलैबोरेट करवाने की जरूरत है आपस में, ताकि जो भी रिसर्च हो वो स्लोस में ना हो।
ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक ऐसा लाना चाहिए जो बैलेंस करे, इनोवेशन को भी एनकरेज करे, एट द सेम टाइम उसके एथिकल यूज भी इंश्योर करे। ठीक है, तो एथिकल यूज को बढ़ावा देना है, बायस इशू को हैंडल करना है, यानी कि वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप डेटा कैसा दे रहे हो उसको। बायस डेटा या हाफ अधूरा डेटा दोगे तो वो वैसे ही देगा। कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, वो सब लिख सकते हो आप इसमें, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसके बाद ग्लोबल जो एआई अलायंस बना है उन सब के बारे में लिख सकते हो। फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर से ले आइए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले आइए, इंटीग्रेशन विद ट्रेडिशनल, नो दिस इज एन इशू। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं हो सकता है उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आए हमें, ठीक है, कि नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, इससे डिसरप्शन कॉज होगा हमारे काम में, ठीक है, या फिर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट इज इंटरनेट, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन। अब अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जब इशू आता है ना तो दिक्कत आती है कमर्शियलाइज करने में। अब अगर ये कमर्शियलाइज होगी पेटेंट के बाद तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट, आज इंडियन एक्सप्रेस में इसी पे आर्टिकल आया था, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इनकी कंप्यूटिंग पावर के लिए आपको कई कई घंटे, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि जो एनर्जी कंजम्पशन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। और फिर जितना ज्यादा हम एआई की तरफ जाएंगे उतनी ज्यादा मशीन और बनानी पड़ेगी, तो उतनी ज्यादा इनके अंदर लगने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनकी माइनिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली सीधे क्वेश्चन मार्क कॉज करता है हमारी सस्टेनेबिलिटी पर। तो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट तो देखिए सबके लिए है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लीजिए तो वो भी कोई एमिशन फ्री नहीं है, वो सारे एमिशन वो पहले ही करके आता है जब हम वो सारे रिसोर्सेज माइनिंग वगैरह करते हैं। ग्लोबल कंपटीशन में तो हम लोग ऑलरेडी काफी पीछे हैं चाइना एंड यूएसए वगैरह से, ठीक है, तो हमें उसको तेजी से कैच करना होगा। एक्सेस टू हाई क्वालिटी डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाई क्वालिटी का डेटा जब तक नहीं होगा वो नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और साथ में हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को भी एड्रेस करके चलना है लोगों की। So addressing these challenges require coordinated and sustained effort from all stakeholders involved in India's AI ecosystem. All right, last topic of the day, that is lab grown meat. तो पहले इसके बेनिफिट देखते हैं कि आखिर लैब ग्रोन मीट के बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट है एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट, क्योंकि हम लोग जब लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग उसमें दो तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो लैंड की जरूरत पड़ती है इसमें बहुत ज्यादा, वाटर की भी जरूरत पड़ती है और ओवरऑल एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये सब चीजें रिड्यूस हो जाएंगी लैब ग्रोन के मामले में, ठीक है। उसके बाद लाइव स्टॉक सेक्टर से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, तो ये एमिशंस भी नहीं होंगे अगर हम लैब में ही ग्रो कर लेंगे इनको तो, ठीक है, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट के लिए बेनिफिशियल है। एनिमल वेलफेयर, जब बात आती है एनिमल की क्रुएल्टी पे तो कई लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नॉनवेज खाना है, क्यों किसी जीव की हत्या करनी है, राइट। सो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है, ये हमारे लिए एथिकल कंसर्न बन जाता है कि वी आर किलिंग एन एनिमल फॉर अ फूड, जबकि फूड इतना सारा अवेलेबल है दुनिया भर में, ठीक है, नेचर ने इतना कुछ दिया है, तो एनिमल को स्लॉटर कर रहे हो आप, तो एटलीस्ट इसमें एक चीज हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, वी आर ग्रोइंग दैम इन लेबोरेटरी फॉर कंजम्पशन पर्पज ओनली। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। तो अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि ईल्ड बहुत कम हो रही है। कल हमने न्यूज़पेपर में देखा था कीनिया का इशू, कैसे उनकी सॉइल पूरी तरह इनफर्टाइल हो रही है, जिम्बाब्वे की सॉइल इनफर्टाइल हो रही है, हमारे यहाँ हीट वेव्स आती है तो हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है। तो ऐसे में वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में ये एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा, ठीक है, और साथ में न्यूट्रिशन का भी सबसे अच्छा सोर्स रहेगा ये, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड कर पाएगा लोगों को बिना लैंड पे कोई ज्यादा प्रेशर डाले कि हमें और ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर के अंडर में लाना है, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आजकल आप जो भी फ्रूट्स भी खा रहे हो ना तो वो भी केमिकल से फ्री नहीं है, राइट, तो एटलीस्ट वी कैन इंजीनियर दीज लैब ग्रोन मीट, उनको और ज्यादा हेल्थियर बनाने में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इनमें होने वाला सैचुरेटेड फैट कम कर सकते हैं लैब में, ठीक है, उसको डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग, इनसे होने वाले डिजीज को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है, जैसे जूनोटिक डिजीज जो हो जाते हैं, ऑल दिस बर्ड फ्लू एंड ऑल, ठीक है, उसके बाद एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की हमने बात की थी, ठीक है, ये सब एनिमल फूड से ही आता है, मतलब जो एनिमल को रेस करते हैं वहीं से शुरू होता है ये सब, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये सब रोक सकते हैं हम उसमें। दूसरा इसमें कंसिस्टेंसी होगी इसकी क्वालिटी में एटलीस्ट, ओके, क्योंकि एक तो इसमें कोई कंटेमिनेंट्स नहीं मिलाए हमने, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप किसी एनिमल को जब वैक्सीन वगैरह दे रहे हो तो उसमें क्या होता है और ज्यादा उसको, और उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, और फिर वही फूड जब इंसान कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, फिर दवाइयां ठीक से असर नहीं करती। उसके अलावा अलग अलग तरह के आप कंटेमिनेंट्स मिले होते हैं उसमें, जैसे हम लोग हार्मोन्स, ठीक है,
तो एटलीस्ट इस तरह कंटेमिनेंट्स नहीं मिलेंगे, हार्मोन्स हो गए और एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को जो दी जाती हैं, तो इनसे एटलीस्ट बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका प्रोडक्शन प्रोसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस क्वालिटी का चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, तो और ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा सब कुछ। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? पहला है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे एक हाई फाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, एक पूरी की पूरी लेबोरेटरी इन्वॉल्व है, एक पूरे के पूरे एक सेल से रेस किया जाएगा प्रॉपर एक पूरा मीट यानी कि एक एनिमल, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी काफी एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। और वैसे भी टेक्नोलॉजी ना अभी अपने अर्ली स्टेज में ही है, इतनी कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं हो गई है, तो इसको क्या हम कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल तो क्या है, एक मुर्गी पकड़ी उसको पका लिया, ठीक है, बट उसमें कॉस्ट कम है, तो लैब वाला जो आएगा वो तो ऑब्वियसली बात है कॉस्टली आएगा, तो क्या ये कॉम्पिटिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या ये मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा, वो देखना होगा। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, अब क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजीज की, बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजीज की, इसके अलावा एफिशिएंट सेल ग्रोथ मीडियम्स की। तो इन हर्डल्स को ओवरकम करना भी अपने आप में एक चैलेंज है अभी। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, अभी तो कंज्यूमर में एटलीस्ट देयर इज अ फीलिंग ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस लैब ग्रोन मीट, ठीक है। तो अब वो आप चाहे कल्चरल प्रेफरेंस कह लीजिए, अगेन हम एक रिलीजन का नाम नहीं लेंगे, बट जनरली बलि चढ़ाना और फिर वो सब माना जाता है, ये कल्चरल प्रेफरेंसेस कह लीजिए या फिर उनके आप परसेप्शन कह लीजिए, ठीक है? या फिर हो सकता है कि उनको एक सेफ्टी इशू हो कि नहीं ये लेबोरेटरी वाले ज्यादा अनसेफ है, ठीक, तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस होगी या नहीं वो टाइम बताएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि आपको इंश्योर करना होगा कि सेफ्टी एंड लेबलिंग, ठीक है, ऑन दिस लैब मीट, और हमारा एफएसएसएआई कितना अच्छा है वो आपको जानना है तो आप पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, या फिर मार्केट से कोई भी हनी उठा के देख लीजिए, शहद एक भी प्योर नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी एफएसएसएआई सर्टिफाइड है ये, ठीक है। और दूसरा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस तरीके का होना चाहिए कि ये वर्ल्ड ओवर हर मार्केट में एक्सेप्टेबल हो, ये नहीं कि एक कंट्री में तो एक्सेप्ट हो रहा है पर दूसरी कंट्री रिजेक्ट कर रही है कि आपका अच्छा नहीं है, ये जैसा कि हमारे मैंगोज के साथ होता है मोस्टली। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, अब ये कन्वेंशनल मीट को मैच कर पाएगा न्यूट्रिशन के टर्म्स में या नहीं वो देखना होगा, ठीक है, या उससे भी बेटर न्यूट्रिशनल प्रोवाइड कर पाएगा वो भी टाइम ही बताएगा। एनवायरमेंट कंसिडरेशन, अब चाहे हम एनिमल को डायरेक्ट कट नहीं कर रहे, हम ग्रीन हाउस एमिशंस को रोक रहे हैं, मीथेन एमिशन कट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली लेबोरेटरी में जब ये सब चीजें होंगी तो एनर्जी कंजम्पशन तो वहां भी बढ़ेगा ना। अब यही एनर्जी कंजम्पशन अगर हमारा फॉसिल फ्यूल से आ रहा है तो बात तो एक ही हो गई, एनवायरमेंट को तो आप वहां भी हार्म कर रहे हो, ठीक है। इनिशिएटिव देख लेते हैं, तो देखिए यूएस यूरोप सब जगह पे है, ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है, बट दो कंट्री स्पेशल मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में, विच इज इजराइल एंड सिंगापुर, क्योंकि ये दोनों सबसे आगे हैं। क्योंकि सिंगापुर बना फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द सेल ऑफ लैब ग्रोन मीट इन 2020, इसने अपने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। सेकेंड, इसके यहाँ की एक कंपनी है शियोक मीट्स, इसने ये पूरी तरीके से लैब ग्रोन सी फूड पर ही फोकस करती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसने रेगुलेटरी अप्रूवल भी ले लिया है इसका, तो अच्छा है, ना फिश को मारना पड़ेगा ना श्रिम्प्स को मारना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एग्जांपल जरूर मेंशन कीजिएगा। इसराइल की भी बात करेंगे क्योंकि यहां भी दो कंपनीज जो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, विच इज एलेफ फार्म्स एंड फ्यूचर मीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, दे आर पायनियर इन इनोवेशन ऑन लैब ग्रोन मीट, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इसराइल एक हब बन चुका है आज फूड टेक्नोलॉजी में रिसर्च का, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सब कुछ आ रहा है। इंडिया कुछ कर रहा है, हाँ कर रहा है बिल्कुल, हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था। हमारा एक सेंटर फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, हैदराबाद में बेस्ड है, इट इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग दिस लैब ग्रोन मीट, ठीक है, जिसको हम कल्चर्ड मीट भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा आप एक स्टार्टअप मेंशन कर सकते हैं, उसका भी नाम हमने न्यूज़पेपर से ही लिया था, क्लियर मीट, ठीक है, ये लैब ग्रोन चिकन बना रहा है, ठीक है? और ये वर्क कर रहा है कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पे ताकि इसको और ज्यादा कमर्शियली वायबल बनाया जा सके। थर्ड थिंग, बाकी आप वो कह सकते हो कि इंडिया गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ब्रैक हमारी बॉडी है वो इस पे वर्क कर रहा है एंड सो ऑन।
So overall, the lab-grown meat offers promising benefit but faces substantial challenges that need to be addressed through continued innovation, regulatory support, and consumer education. Global initiatives and investment are crucial for development and acceptance for culture meat as a sustainable food source. Okay, तो ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग कंप्लीट होता है यहाँ पे ऑफ 26 जुलाई। अब देखिए ये था आज का लास्ट सेशन जो कि हमने यूट्यूब पे ओपन रखा हुआ है। इसके बाद सब कुछ एप्लीकेशन पे चला जाएगा ऑन आर ऑफिशियल इजी एज पाई यूपीएससी ऐप। ओके, नाउ लिसन, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड 450 प्लस एंड न्यूज एनालिसिस, ये तीन मोर देन इनफ है आपको मेंस के लिए तैयार करने को। ठीक है, बाकी स्टैटिक सिलेबस तो हम तैयार करेंगे, उससे क्वेश्चन वैसे भी अब बहुत कम आते हैं मेंस में, जो आता है न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही आता है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम लोग कंटेंट पे फोकस नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं कि हम जिसको जितना इजी और सिंपल रख सकते हैं उतना अच्छा। मींस 450 प्लस में हम लोग कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि आपको वो चीजें याद हो सके। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अब से आपको चाहे मेंस 450 प्लस का लेक्चर हो या ब्रेनस्टॉर्मिंग का, आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, आपको प्रॉपर नोट्स बना के दिए जाएंगे। सो इस लेक्चर की फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।